मूवी एक्सप्लेनेशन के अपने इस चैनल पर स्वागत है दोस्तों। मुझे तो हॉलीवुड मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इनकी इमेजिनेशन एक अलग ही लेवल की इमेजिनेशन होती है। ऐसे ही एक मूवी की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाई हूँ। ये कहानी में ऐसा दिखाया गया है कि दुनिया से जब 95% लोग गायब हो जाएंगे तो जीव जंतु कैसे विशाल का रूप ले लेंगे और यहाँ जो 95% लोग हैं वो जीव जंतु के सामने मामूली थे, जैसे अभी हमारे लिए जीव जंतु है। तो मूवी का नाम है लव एंड मॉन्स्टर्स। एक एस्ट्रोनॉट धरती की ओर बढ़ रहा था। एस्ट्रोनॉट धरती से टकराने वाला था। तभी वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर रॉकेट उस एस्ट्रोनॉट पर छोड़ दिए। एस्ट्रोनॉट तो टूटकर बिखर गया। उसी के साथ शुरू हुई इंसानों की तबाही। यानी ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के स्प्रिंकल थे वो धरती पर ही गिरने लगे, जिसकी वजह से धरती पर जो जीव जंतु थे यानी इंसेक्ट, उनके डीएनए में चेंज हुआ। जो भी कोल्ड ब्लड के इंसेंट थे वो महाकाय बन गए। ऐसे ही देखते देखते अब ये जीव जंतु इंसानों को खाने लगे, इंसानों को अपना शिकार बनाने लगे। इंसानों ने इस जीव जंतु से लड़ाई की, पर वो इन महाकाय जीव जंतु के आगे टिक नहीं पाए। ऐसे ही धरती से 95% लोग खत्म हो गए। बचे कुचे जो 5% लोग थे वो बंकर में रहने लगे, यानी अंडरग्राउंड बंकर में छुप के रहते थे। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है जूल नाम के लड़के से, जो अपनी गर्लफ्रेंड आयना के साथ था। तभी उसकी नज़र जाती है उनके शहर पर गिरने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब पर, यानी ये वही कण थे एस्ट्रोनॉट तबाह करने के लिए भेजे हुए। आज भी वो यहाँ गिर रहे थे। जूल गाड़ी भगाता है और घर वापस आता है। यह शहर के सारे लोग कहीं ना कहीं छुपने के लिए जा रहे थे। जूल ऐना से दोबारा मिलने का वादा कर कर उसे बाय करता है और अपने माँ पापा के साथ शहर से बाहर जाता है। और रास्ते में ही इनके गाड़ी पर एक बड़ा सा जानवर हमला करता है। गाड़ी फंस जाती है। जूल गाड़ी से जैसे तैसे बाहर निकलता है, पर इसके माँ बाप वहीं फंस जाते हैं। वो जूल को वहाँ से दूर भागने को कहते हैं। जोल थोड़ा पीछे जाता है। तभी उनकी गाड़ी पर एक जीव पैर रख देता है। देखते ही देखते जोल के परिवार खत्म हो गया था। ये नज़ारा देख जोल को बहुत बड़ा शौक लगता है। वो फ्रीज हो जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो लोगों ने जोल की जान बचाई थी। जोल अभी भी शांत था। अब उस घटना को 7 साल हो जाते हैं। जोल अब उन्हीं लोगों के साथ है जिन्होंने उसे बचाया था। यहाँ ये लोग एक बंकर में रहते थे। जोल अभी भी उस हादसे से उभरा नहीं था। ये लोग उसे कहीं बाहर भी नहीं जाने देते, क्योंकि जैसे ही जोल के सामने कोई जीव आता तो जोल अचानक फ्रीज हो जाता और उसे अपनी माँ बाप वाला इंसिडेंस याद आता। यहाँ 7-8 कपल थे और जोल अकेला रहता था। जोल हमेशा डरा सहमा रहता था। ये लोग बाहर जाकर कुछ खाने की व्यवस्था करते थे, पर जोल बंकर में ही साफ सफाई करता और इनकी हेल्प करता था। एक दिन इनके बंकर में एक बड़ी सी चींटी घुस जाती है। ये चींटी बहुत विशाल थी। इनमें से 4 लोग उसे मारने बाहर जाते हैं। जोल भी जाने को निकलता है, पर बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। यहाँ बाकी के लोग कैमरा के में फुटेज देख रहे थे। वो देखते हैं तभी उनके एक साथी को चींटी ने पकड़ लिया था। ये देख इसमें से जो जोल था वो मदद करने जाता है, पर जैसे ही वो वहां जाकर चींटी की परछाई देखता है तो डर जाता है। इस चींटी के मुंह में इनका एक साथी था। यहाँ वो चींटी को देखकर फ्रीज हो जाता है। ये चींटी अब जोल की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही चींटी जोल को मुंह में पकड़ने वाली थी तो वो आंखें बंद कर लेता है, और जब वो आंखें खोलता है तो नीचे उस चींटी का कटा हुआ सर उसके कदमों में था। यानी इन्हीं के ग्रुप में से 2 लोगों ने उस चींटी को मार डाला था। यहाँ बंकर में रहने वाली लड़कियां भी बहुत ज़्यादा बहादुर थी, पर ये जोल था वही कुछ नहीं कर पाता था।
इससे जोल के मन में एक गिल्ड सा बैठ गया था। अपने गिल्ड को दूर करने के लिए वो रेडियो स्टेशन पर किसी से बातें करता था। दरअसल ये ऐना से ही बात करता था। ऐना भी उस दिन बच गई थी। वो भी एक बंकर में छुपी थी। यहाँ जोल ने बहुत सी कोशिशों के बाद उसे ढूंढ निकाला था। यानी जितने भी रेडियो स्टेशन थे उन सब से उसने कांटेक्ट किया था और ऐना उसे मिल गई थी। रेडियो से ऐना का संपर्क टूट जाता है। तभी यहाँ जोल को लगता है वो अपनी सारी जिंदगी इस बंकर में तो नहीं बिता सकता। वो कहता है कि मैं ऐना के पास जाना चाहता हूँ। तब इसके साथी कहते हैं वो बहुत दूर है यहाँ से, तुम यहाँ से बाहर भी निकलते नहीं, वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? वैसे भी बाहर बहुत जीव जंतु है और जीव देखते ही तुम तो फ्रीज हो जाते हो। कोई भी जीव जंतु तुम्हें अपना शिकार इजीली बना सकता है। वो लोग इसे बहुत समझाते हैं पर जूल मानता ही नहीं। उसे तो बस जाना था ऐना से मिलने। अब एक एक दोस्त कहता है ऐना की जो कॉलोनी है यहाँ से पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर पर है। यहाँ जो जूल था वो खुद को इन लोगों पर बोझ समझता था, पर ये लोग उसे अपनी जिम्मेदारी समझते थे। ये जूल को नहीं समझता। वो सब इससे बहुत प्यार करते थे। वो सुनना ही नहीं चाहता था। उसने जाने का मन बना लिया था। अब यहाँ जूल जा रहा होता है तब ये साथी उसे मैप बनाकर देते हैं। दोबारा लौट आना कहकर उसे बाय कहते हैं। अब ये जूल वहाँ से निकल जाता है, बंकर से बाहर आता है तो वो काफ़ी डरा हुआ था। पर बंकर से बाहर आने के बाद उसे डायरेक्शन पता नहीं चलती। वो अंदाजे पर ही एक डायरेक्शन चुन लेता है। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक जीव का आवाज़ आता है तो वो डर के मारे एक घर में छुप जाता है। यहाँ शहर तो थे, शहर में घर भी थे, बस इंसान नहीं थे। शहर मानो खंडहर बन गए थे। वो जैसे ही घर में जाता है तो उस घर के तालाब में एक बहुत बड़ा मेंढक था जो जूल को देखते ही अपना शिकार बनाने जीभ बाहर निकालता है। पर यहाँ वो जैसे तैसे बच जाता है। वो मेंढक उसे शिकार समझ अपनी जीभ उसकी ओर फेंकता है। वो जीभ से उसे पकड़ लेता है। तभी यहाँ एक कुत्ता आकर मेंढक के जीभ पर काट देता है और जूल को बचा लेता है। ये लोग उस घर से बाहर भाग जाते हैं। वो कुत्ते के पीछे भागता है। कुत्ता जूल को एक पुरानी बंद पड़ी गाड़ी के पास ले आता है। यहाँ जूल अंदर जाकर देखता है तो वो समझ जाता है कि ये इस कुत्ते का घर है। कुत्ता किसी लेडीज के साथ यहाँ रहता था, पर शायद अब वो लेडीज जिंदा नहीं थी। वो एक जगह देखता है तो वहाँ बॉय लिखा था। जूल बॉय पढ़ता है तो कुत्ता चौकन्ना हो जाता है, जिससे जूल समझ जाता है कि इस कुत्ते का नाम बॉय है। यहाँ जूल एक रात रुक जाता है और अगले दिन सुबह वो वहाँ से निकलता है। तभी वो कुत्ता भी अपनी मालकिन की एक ड्रेस लेकर उसके पीछे पीछे आ जाता है। जूल समझ जाता है कि बॉय को जूल के साथ रहना था। अब ये जूल उसकी मालकिन की ड्रेस अपने बैग में रख लेता है और आगे बढ़ता है के लिए। तभी हम देखते हैं पूरा शहर वीरान था। वीरान शहर, बंजर जमीन और जीव जंतु का डर मन में लेकर वो आगे बढ़ रहा था। तभी वो आगे बढ़ता है। उस एक छोटे से पेड़ पर फल दिखते हैं। जूल फल खाने के लिए फूल तोड़ता है। जूल को बहुत भूख लगी थी। वो फल खाने ही वाला था कि उसे बॉय आकर रोक लेता है। बॉय उसे फल खाने से मना कर रहा था। जूल समझ जाता है कि ये फल जहरीले होंगे, तभी बॉय मना कर रहा है। अब वो आगे बढ़ता है और चलते चलते एक गड्ढे में गिर जाता है। यहाँ एक किसी जीव ने शिकार के लिए बुना जाल ही था। यहाँ गड्ढे में जूल देखता है बहुत सी हड्डियों का ढीग लगा हुआ था। यानी अब तक यहाँ बहुत से लोग मारे गए थे। जूल को लगता है ये उसका भी लास्ट टाइम है। वो जीने की होप छोड़ देता है क्योंकि गड्ढा गहरा था। बॉय तो उसे बचा नहीं पाएगा और बंजर वीरान शहर में उसे कोई इंसान भी नहीं दिखता।
फिर भी वो बचने की कोशिश करने लगता है और तभी यहाँ एक आदमी आता है। वो जूल को बचा लेता है। दरअसल जूल जिस खड्डे में गिरा था वो खून चूसने वाले कीड़ों का घर था। ये खून चूसने वाले कीड़ों ने उस पर हमला किया भी था। तभी ये आदमी वहां आकर उसे बचा लेता है। ये आदमी जो था उसका नाम था सीडो। सीडो के साथ एक छोटी लड़की भी थी जिसका नाम था मियो। मियो उम्र के हिसाब से काफ़ी बहादुर थी और होशियार भी। उसने उस गड्ढे में एक ग्रेनाइट फेंक दिया जिससे वो खून चूसने वाले कीड़े खत्म हो गए थे। सीडो और मियो भी पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे। वो कहता है, जोल, तुम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हो। ये उत्तर दिशा है, तुम हमारे साथ चलो, हम उधर ही पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं। यहाँ जूल अपने बारे में बताता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड आयना से मिलने जा रहा है। यहाँ सीडो जो था और ये मियो जो थी बहुत दिनों से किसी बंकर में छिपने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें कहीं पर भी एक सेफ बैंकर नहीं दिख रहा था। इसीलिए ज़मीन पर ही वो सरवाइव कर रहे थे। अब ये लोग चलते चलते एक पहाड़ी पर आ जाते हैं। पहाड़ी पर ये मियो जूल को तीर चलाना सिखाती है। जूल को तो तीर पकड़ने भी नहीं आता था। यहाँ जूल को मियो सिखाने लगती है और बात करते करते कहती है, तुम्हें पता है मेरे पापा बहुत अच्छे तीरंदाज थे। उनके जैसा तीर चलाना तो नामुमकिन ही है, पर जब इन जीवों के झुंड ने उन पर हमला किया तो उन्हें तीर चलाने का भी मौका नहीं मिला और वो मारे गए। सीडो कहता है, मेरा बेटा भी इसके पापा के साथ मारा गया। यानी ये दोनों में कोई भी रिश्ता नहीं था। फिर भी जीने के लिए वो एक अच्छी कॉलोनी ढूंढने निकले थे और एक दूसरे को बाप बेटे जैसा प्यार भी करते थे। यहाँ वो ज़मीन पर ही चल रहे थे तो उन्हें बहुत से जीव जंतु के बारे में पता चला था। बहुत सी वनस्पति भी इनकी जानकारी थी। यहाँ सीडो पहाड़ी से देखता है तो उसे एक जानवर दिखता है। ये जानवर पहले जूल के पीछे आया था। तब सीडो कहता है, जूल, ये जानवर ने तुम्हारे शरीर को सूंघा है, यानी तुम्हारी खुशबू उसने महसूस की है। अब वो तुम्हारा पीछा बहुत दूर तक करेगा। तभी यहाँ एक बहुत बड़ी स्नेल आती है। यहाँ स्नेल को देखकर जूल तो फ्रीज हो जाता है। यहाँ सीडो और मियो बहुत सावध थे, वो डरते नहीं थे। यहाँ सीडो जूल की टी शर्ट निकालकर स्नेल के ऊपर डाल देता है। ये देख जूल चौंक जाता है। तब सीडो कहता है, जो जू तुम्हारे पीछे पड़ा है वो अब इस स्मेल के पीछे जाएगा, क्योंकि टी शर्ट से ये तुम्हारी स्मेल फैलाते रहेगा और वो जो जीव तुम्हारे पीछे शिकार के लिए आ रहा है वो कंफ्यूज हो जाएगा। इससे तुम बच जाओगे। अब सीडो और मियो चलते चलते इसे ज़मीन पर कैसे सरवाइव करना है ये सिखाने लगते हैं। जूल कहता है, वो स्नेल ने हमें कुछ कैसे नहीं किया। तब मियो कहती है, हर जीव खतरनाक ही होता है ऐसा नहीं। कोई कोई जीव बहुत अच्छे होते हैं, वो हमारा शिकार नहीं करते, जैसे ये स्नेल। मियो कहती है, कौन सा जू अच्छा होता है मैं तुम्हें उसकी जानकारी देती हूँ। जैसे कि कोई स्नेल अगर तुम्हारे सामने आए तो उसकी आंखों में देखकर पता चल जाता है कि वो सच्चा है या नहीं, वो तुम्हारे शिकार करने आया है या तुमसे मदद लेने आया है। अब रात में खाना खाकर एक जगह ये सो रहे थे। तभी सीडो उन्हें जगाता है। कहता है, अपने खाने की खुशबू किसी जीव तक जाएगी तो वो यहाँ आ सकता है। हम ज़्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते। चलो आगे चलते हैं। अब चलते चलते सुबह हो जाती है। यहाँ फिर से एक बार मियो जोल को तीर सिखाती है। यहाँ अब वो निशाने पर कंसंट्रेशन करने का सिखाती है। जोल मियो की बातों को फॉलो करता हुआ निशाना लगाता है और उसका निशाना करेक्ट लगता है। तब मियो बहुत ज़्यादा खुश होती है और जोल को हग करती है। यानी ये छोटी सी मियो जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया था, आज वो इस जोल में अपना बड़ा भाई देख रही थी। ऐसे ही 4-5 दिन निकल जाते हैं।
यहाँ ये सीडो और मियो इसे ज़मीन पर सरवाइव करना और कौन से जीव से कैसे बचना है, कौन सा जो हमें हार्म नहीं करता, ये सब सिखाते हैं। और ये अब जोल को धरती पर जो है सबसे भयानक जीव उसके बारे में भी बताते हैं। यहाँ जोल भी दिल से सीख रहा था, सब कुछ अपने डायरी में नोट कर रहा था, क्योंकि आगे का कुछ रास्ता जोल को अकेले ही चलना था। वो सब सीख लेता है और नोट भी कर लेता है। सीडो कहता है, धरती का सबसे भयानक जीव है सेंट कॉगलर। ये सेंट कॉगलर जमीन पर चल रहे किसी भी चीज का बहुत सावधानी से पीछा करते हैं, और इनकी जो रानी होती है वो आकार में काफी बड़ी होती है। सब तबाही करने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगती। रानी का एक पंख जमीन के ऊपर दिखता है। रानी से अगर सामना हो जाए तो फिर बचने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ये जो रानी होती है वो शिकार करने में बहुत माहिर होती है। वो अपना शिकार ऐसे ही नहीं जाने देती। इससे अभी तक कोई भी नहीं बच पाया। अब मीडो उसे प्रैक्टिस करवा रही थी। यहाँ जोल का निशाना काफ़ी बेहतर हो गया था। वो अचूक निशाना लगा रहा था। अब 5 दिन बाद वो रास्ता आ जाता है जहाँ से इनके रास्ते अलग होने वाले थे। सीडो कहता है, तुम हमारे साथ ही चलो। तुम्हारा अकेले सरवाइव करना ठीक नहीं, साथ रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। पर जोल कहता है, मुझे ऐना को मिलना है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरा वेट कर रही होगी। ये सुन मीडो बहुत रोती है और जोल को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो उसे जाने से रोकती है, कहती है, भाई आप मत जाओ। पर जोल नहीं मानता। दोबारा मिलने का कहे वो जाने लगता है। जोल उसे हग करती है। इन दोनों के साथ जोल ने बहुत कुछ सीखा था। वो भी जाने लगता है। तभी सीडो उसे एक ग्रेनाइट देकर कहता है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी इसे यूज करो। अब सीडो और मियो अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर जोल बॉय के साथ चल रहा था। थोड़ी दूर चलते ही बॉय अचानक डरने लगता है। ये देख जोल समझ जाता है कि आसपास कोई ना कोई खतरा जरूर है। जोल एक जगह छुप जाता है। बॉय को छुपा देख जोल उसे साथ चलने के लिए ले जाने आता है। तभी उसके आसपास एक जीव के बहुत सारे पैर जमीन से ऊपर आ रहे थे। ऐसा दिखता है ये जीव यानी बहुत बड़ा सैंडवर्म था, यानी इसे मराठी में गोम कहते हैं। ये जीव आकार में बहुत बड़ा था। ये जीव उस पर हमला करने वाला था। इस बार जोल नहीं डरता और फ्रिज भी नहीं होता, क्योंकि सीडो और मियो के साथ रहकर उसमें इतनी हिम्मत तो आ ही गई थी। यहाँ जूल डट कर लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और तीर चलाने लगता है। निशाना जू के गर्दन पर लगता है। इससे वो जीव और ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्से में बॉय पर हमला करता है। यहाँ वो बॉय को मारने ही वाला था, तभी जोल की आंखों के सामने उसकी माँ बाप पर मर रहे थे वो इंसिडेंस आ जाता है। जोल रोता है कि वो उसके माँ बाबा को नहीं बचा पाया। तभी वो गुस्से में उस जीव पर एक के बाद एक तीर फेंकता है। उसके माँ पापा को तो वो नहीं बचा पाया था। यहाँ वो तीर चलाता है और जू के गर्दन पर तीर लगते हैं और जू मर जाता है। यहाँ जू जमीन पर गिर जाता है। जोल भागकर बॉय के पास जाता है और उसे हग करता है। जोल को खुद पर यकीन नहीं होता कि उसने इतने बड़े जीव को मार डाला था। वो खुद पर प्राउड फील करता है यहाँ और वो आगे बढ़ने लगता है। बहुत दूर चलते चलते फिर से बॉय वैसे ही हरकत करने लगता है जैसे वो पहले कर रहा था, यानी वो आगे नहीं बढ़ता और डर कर छुपने लगता है। जोल सावध हो जाता है। जोल समझ जाता है कि यहाँ कहीं कोई ना कोई खतरनाक जीव जरूर है। वो आगे बढ़ता है। तभी उसे जमीन में कुछ हलचल महसूस होती है। यहाँ जमीन पर एक पंख भी दिखने लगता है जो जमीन चीर कर आगे बढ़ रहा था। जोल समझ जाता है कि ये सैंड कॉगलर की रानी है। ये नज़ारा देख जोल बहुत ज़्यादा डर जाता है। सीडो ने कहा था इससे बचना नामुमकिन है। ये ज़मीन पर जहाँ हलचल हो रही है उधर जाती है।
यहाँ जोल पास ही में पड़ी एक चीज दूसरी ओर फेंकता है। वो जीव उस दिशा में इतनी तेजी से जाता है, तभी यहाँ बॉय के पास जाकर जोल छुप जाता है। बॉय लकड़ी के एक तने में छुपा था और भागते हुए जोल की बैग पानी में गिर गई थी। यहाँ पानी में बैग यानी वो तीर कमान भी बैग के साथ बह गया था। अब जोल उस जीव को तीर कमान से नहीं मार सकता था। यहाँ उसे याद आता है उसके पास एक ग्रेनाइड भी है। वो ग्रेनाइड को इधर उधर ढूंढता है। बैग से बाहर ग्रेनाइड जमीन पर पड़ा था। वो देखता है यहाँ बॉय के मालकिन का ड्रेस पानी में बह रहा था। इस तालाब में बह रही ड्रेस पर जब बॉय की नज़र पड़ती है तो बॉय जोर से भौंकने लगता है, जिससे बॉय और जोल तक की आवाज़ उस जीव तक पहुंच जाती है। और बॉय तालाब में उस ड्रेस की ओर जा रहा था और यहाँ जोल ग्रेनाइट की ओर भागता है। वो जीव बहुत तेज़ी से इनकी ओर बढ़ता है। यहाँ जोल बहुत हिम्मत से ग्रेनाइट की पिन निकालता है, पर डर के मारे वो ग्रेनाइट उसके हाथ से फिसल जाती है। जू जोल के काफी करीब आ गया था और डर के मारे जोल को कुछ समझता नहीं। जू उसे पकड़ने के लिए तैयार था। वो उसे अपने मुंह में ले ही रहा था, तभी उसको अपने हाथों से पकड़ता है और उतने में ही जोल ग्रेनाइट उठाकर जू के मुंह में डाल देता है और खुद तालाब में कूद जाता है। उस ग्रेनाइट से जू के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। यानी ये जोल के लिए सबसे बड़ी जीत थी। जोल खुशी से तालाब से बाहर आता है, पर तालाब में बहुत से खून चूसने वाले छोटे छोटे कीड़े थे जो जोल के शरीर पर चिपक गए थे। जोल इस हादसे से काफ़ी डर गया था। वो बॉय पर बहुत भड़कता है, क्योंकि बॉय अगर नहीं भौंकता तो वो जीव इनकी ओर नहीं आता। वो उस पर बहुत चिल्लाता है। बॉय अपने मालकिन का वो ड्रेस मुंह में लेकर भाग जाता है। वो डर गया था। अब बॉय को भी गुस्सा आता है। बॉय वहाँ से चला जाता है। यहाँ जो कीड़े जोल का खून चूस रहे थे, उनका जहर जोल के शरीर में फैलने लगता है। जोल को चक्कर आ रहा था। वो चलने की कोशिश करता है, पर ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाता और यहाँ थोड़ी दूर जाते ही वो ज़मीन पर गिर जाता है। जहर का असर उसके पूरे शरीर पर हो रहा था। तभी उसकी नज़र पास ही के पौधे पर जाती है। मियो ने बताया था कि ये पेड़ के पत्ते खाने से कौन से भी बारीक जीव का जहर उतर जाता है, यानी ये पत्ते जहर को मारते हैं। जोल उस पत्तों को खाने लगता है। जहर की वजह से उसे भ्रम भी हो रहा था। तभी यहाँ उसे ऐना दिखती है। ऐना को देखते ही जोल उसे किस करता है और फिर से बेहोश हो जाता है। यहाँ जब जोल को होश आता है तो सच में उसके सामने ऐना थी और जोल उनकी कॉलोनी में था। ये एक अंडरग्राउंड कॉलोनी थी, पर इसके पीछे समुंदर था। यहाँ जो कॉलोनी है वो देख जोल काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि कॉलोनी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, पर ऐना यहाँ ज़्यादा खुश नहीं लगती। उसके चेहरे पर मायूसी थी। जोल को लगा था वो उसे देखकर खुशी से नाचेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं किया, बस मामूली सी खुशी हुई ऐसा दिखाती रही। उसे जोल यहाँ आने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। जोल ऐना से कहता है, तुम्हारे लिए मैं इतना लंबा रास्ता तय कर कर खतरों से लड़ कर आया हूँ। तुम खुश नहीं हो क्या? ये सुन ऐना कहती है, मैं जिससे प्यार करती थी वो पिछले साल ही मर गया। मैं अभी तक उसी के गम में हूँ। ये सुन जोल को बहुत बड़ा शौक लगता है। यानी 7 साल से जहाँ जोल सिर्फ ऐना से प्यार करता था, वहाँ ऐना किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। यानी वो जोल का इंतज़ार नहीं कर रही थी और जोल को लग रहा था कि वो उसका इंतज़ार कर रही है। जोल को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है शायद मेरी ही गलती है, मैं यहाँ बिना पूछे आ गया। ऐना को मेरी ज़रूरत भी नहीं थी। ऐना कहती है, तुम मेरे अच्छे दोस्त बनकर यहाँ रह सकते हो। हम यहाँ पर खुशी खुशी रह लेंगे। ये सुन जोल मायूस हो जाता है।
जिस लड़की से वो प्यार करता था उसे दूर होने के बाद भी वो उसी के बारे में सोचता था। इतना खतरनाक रास्ता पार कर कर वो यहाँ तक आया था और ये अब ऐसी बातें कर रही थी। उसे अपने उन पुराने दोस्तों की याद आने लगती है, वो दोस्त जिन्हें उसने ऐना के लिए छोड़कर यहाँ आया था। वो उस मैप को देखता है जो उन लोगों ने इसे मैप बनाकर दिया था। मैप के पीछे वो देखता है तो उसके दोस्तों ने उसके लिए बहुत से मैसेज लिखे थे। मैसेज को पढ़कर उसे लगता है कि उसने इतने अच्छे दोस्त खो दिए। वो उनकी याद में रोने लगता है। उन लोगों ने 7 साल इसे छोटे बच्चे की तरह संभाला था। वो जोएल को कभी भी बाहर नहीं जाने देते थे। कोई जू आए तो वो अकेले उनसे लड़ते थे क्योंकि उन्हें पता था जोएल माँ पापा के गम में है। उन्होंने ही इसकी जान भी बचाई थी। यहाँ ऐना आकर जोएल से कहती है, कोई जहाज का कैप्टन है और उसके साथी यहाँ आए हैं। वो हमें और भी सुरक्षित जगह ले जाना चाहते हैं। उनके पास जहाज है। वो कहते हैं कि इस समुंदर की उस साइड बहुत सी अच्छी कॉलोनी है, वहाँ हम सेफ रह सकते हैं। इतना कह ऐना उस कैप्टन से मिलवाने जोएल को ले जाती है। कैप्टन को कहती है, ये मेरा दोस्त है। वो 140 मीटर दूर रहता था, वहाँ से वो यहाँ मुझसे मिलने आया है। ये सुन कैप्टन हैरान होता है और यहाँ उसकी नज़रों में अलग सा फ्रॉड नज़र आ रहा था। जोएल समझ जाता है कि ये कैप्टन अच्छा इंसान नहीं है। अंदर आकर जोएल अपने उन पुराने दोस्तों से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उनसे कांटेक्ट हो जाता है। जोएल की आवाज़ सुन वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। जोएल उनको बताता है कि उसने ये रास्ता कैसे पार किया, उसे सीडो और मियो ने क्या क्या सिखाया, वो 2 जुओं को उनसे कैसे मार कर यहाँ तक आया था। ये सुन सारे दोस्त जोएल की तारीफ करने लगते हैं। वो बहुत खुश थे कि जोएल सही सलामत पहुँच गया है। वो ऐना के बारे में पूछते हैं तो जोएल कहता है, तुम लोग कैसे हो? तब एक दोस्त कहता है, जोएल तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत बार हमला हुआ, अब ये हमारी कॉलोनी सेफ नहीं है। इतना कह कांटेक्ट टूट जाता है। अब जोएल सोचता है अपने उन दोस्तों के पास वापस जाकर उन्हें यहाँ ले आओ ताकि ये जो कैप्टन है उनके साथ उन्हें भी ले जाऊं। यानी कैप्टन इस कॉलोनी के लोगों को जहाँ सेफ कॉलोनी ले जाने वाला था वहीं। वो सब बातें सोच रहा था तभी उसे अपने दोस्तों की याद आ रही थी। यहाँ कैप्टन का एक साथी आकर उसे कुछ नाश्ता देता है। ये नाश्ता देख जोएल चौंक जाता है। नाश्ते में वही फल थे जो बॉय ने जोएल को खाने से रोका था। जोएल बाहर भागता है ताकि लोगों को ये खाना खाने से रोक सके, पर जब वो बाहर आता है तो देखता है सब लोग वो फल खाकर बेहोश हो गए थे। यहाँ कैप्टन कहता है, ये जो जहाज है इसे फ्यूल लगता है और हम अलग अलग कॉलोनी में जाकर वहाँ के लोगों का खाना चुराते हैं और इस जहाज़ को एक बड़ा सा खेकड़ा चलाता है। खेकड़ा जहाज़ खींचता है तो उसे भी खाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो हम जिस कॉलोनी को लूटते हैं वहाँ के लोगों को इसका खाना बनाते हैं। यानी एक कैप्टन जो बातें कर आया था वो सब झूठ थी और सेफ कॉलोनी कहीं भी नहीं थी जहां वो इन लोगों को ले जाने वाला था, बल्कि वो तो इनका विनाश बनकर आया था। उन्होंने जोएल को मार कर बेहोश कर दिया। जोएल को जब होश आता है तो वो बंधा हुआ था। यहाँ ऐना को भी होश आ जाता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और वो खुद को छुड़ाने में कामयाब भी हो जाती है। वो पहले जोएल को छुड़वाती है। यहाँ कैप्टन एक रिमोट का बटन दबाता है। तभी समुंदर से एक बड़ा खेकड़ा इनके और बढ़ रहा था। खेकड़ा देखकर सब लोग भागने लगते हैं। ऐना कहती है, जोएल मैं इन तीनों से निपटती हूँ, तुम खेकड़े से लड़ो। ऐना एक टीन लेकर कैप्टन के आदमी की ओर भागती है। वो गोलियां चला रहा था। गोलियों से बचकर ऐना उस तक पहुंच जाती है। ऐना उस पर हमला करती है और वो आदमी के साथ खुद भी बेहोश हो जाती है।
इधर जोल बड़ी सी रॉड लेकर खेकड़े की ओर बढ़ता है। खेकड़ा जोल के नजदीक आया था। तभी जोल रॉड से उस पर हमला करता है। इससे खेकड़ा उल्टा गिर जाता है। खेकड़ा जो उल्टा गिर गया था उसे सीधा होने नहीं आता। तभी कैप्टन उसके रिमोट को दबाता है। ये रिमोट दबाते ही खेकड़े को शॉट लगता था। यानी इस रिमोट से वो इस खेकड़े को कंट्रोल कर रहा था। खेकड़े को जैसे ही करंट लगता है वो सीधा हो जाता है और यहाँ वो अब जोल की ओर बढ़ता है। जोल पर वो हमला करने वाला था। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं ऐना को होश आया था। ऐना यहाँ पर कैप्टन की साथी पर हमला करती है। ये लेडीज बहुत डेंजर थी। वो ऐना को एक झटके में गिरा देती है। इधर खेकड़ा जोल पर हमला कर रहा था। तभी बॉय आ जाता है और भौंकने लगता है। बॉय की आवाज़ सुन खेकड़ा थोड़ा शांत हो जाता है। खेकड़ा एक जगह रुक गया था और यहाँ कैप्टन कहता है, लेडीज को उस कुत्ते को मार दो। कुत्ते की आवाज़ से खेकड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। वो लेडीज ग्रेनाइट से कुत्ते पर निशाना पकड़ती है। तभी ऐना उस लेडीज के हाथ पर वार करती है जिससे उसका निशाना चूक जाता है और ग्रेनाइट की गोली खेकड़े को लग जाती है। खेकड़ा दर्द से चिल्ला रहा था। वो एक ही जगह शांत हो जाता है और अचानक से दर्द से बौखला जाता है और गुस्से में जोल को अपनी नांगी से पकड़ लेता है। ये देख जोल कहता है, ऐना वो ग्रेनाइट मेरी ओर फेंको। ऐना ग्रेनाइट वाली गन लेकर जोल की ओर फेंकती है। तभी जोल खेकड़े की आंखों में देखता है। उसे मियो ने समझाया था कि किसी जीव को कैसे जाने वो अच्छा है या नहीं तो उसकी आंखों में देखना चाहिए। आंखों में देखते ही तुम्हें उसका दर्द, तकलीफ और शिकार करने की वजह समझ जाती है। जूल खेकड़े की आंखों में देखता है और उसे खेकड़े की तकलीफ समझ आती है। खेकड़े के शरीर पर वो देखता है बहुत सी जंजीरें लटकी हुई थी जिससे खेकड़े को दर्द हो रहा था। इसी जंजीरों से वो कैप्टन उसे शॉक भी देता था। उस करंट से खेकड़े को बहुत तकलीफ होती थी। यहाँ जूल उस जंजीर पर गोली चलाता है और जंजीर टूटकर खेकड़ा आज़ाद होता है और जूल को नीचे रखता है। जूल को देख खेकड़ा शांत होता है और प्यार से आंखें बंद करता है। यानी खेकड़े को जूल को थैंक्स कहना था। खेकड़ा थोड़ा देर शांत होकर समुंदर की ओर देखता है। दरअसल ये जो कैप्टन था और उसके दो साथी समुंदर में भाग गए थे। वो अपने जहाज पर चढ़ जाता है। कैप्टन को लगता है उस खेकड़े ने बहुत एक लोगों को खाया होगा। वो खेकड़े को करंट देने के लिए रिमोट का बटन दबाता है पर खेकड़े को शॉट नहीं लगता। ये देख वो डर जाता है। खेकड़ा बहुत तेजी से समुंदर में जाता है और उन तीनों को निगल लेता है। उनकी जहाज भी तोड़ देता है। यानी अब इस कॉलोनी में सब ठीक हो गया था। अब थोड़ी देर बाद यहाँ जूल की सब लोग तारीफ कर रहे थे। यहाँ ऐना भी फिर से एक बार जूल के प्यार में पड़ गई थी। पर जूल कहता है, मुझे मेरे दोस्तों के पास वापस जाना है। तुम्हारी कॉलोनी अब सेफ है। उसे कोई भी खतरा नहीं। ये सुन ऐना उसे रोकने लगती है पर वो कहता है, नहीं, मुझे मेरे दोस्तों की हेल्प के लिए जाना होगा। ऐना को भी जूल का दर्द समझ जाता है। जूल जहाँ 7 सालों से इसके लिए इंतज़ार कर रहा था वहाँ ये किसी और के साथ खुश थी। यहाँ ऐना उसे प्रपोज करती है, रुकने की कोशिश करती है, वो नहीं रुकता। तब ऐना कहती है, तुम 140 मीटर का सफ़र तय कर कर मेरे लिए आए थे। अब इस बार मैं तुम्हें ढूंढते आ जाऊंगी। इतना सुनकर भी जोल रुकता नहीं और वहाँ से चला जाता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो लव एंड मॉन्स्टर्स की फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना दोस्तों।